हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 72 की, जो कि 20 जनवरी के लिए जारी किया गया। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, और पाठ चल रहा है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, और आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रभुत्व के नियम के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो मेंडल ने विकल्पी लक्षणों को देखते हुए पौधों के इस्तेमाल किया और एक लक्षण के लिए शुद्ध प्रजनन समयुग्मजी एक टर्म दी। उन्होंने जो विकल्प लक्षण वाले पौधों का संकरण किया और पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की संतति का अध्ययन किया और विपरीत लक्षणों वाले पौधों की अनुपात की गणना की। यानी कि समान लक्षण किसमें थे और विपरीत लक्षण किसमें थे, ये उन्होंने गणना की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों मेंडल के प्रभुत्व के नियम के बारे में। तो मेंडल के प्रभुत्व के नियम के अनुसार एक विषम युग्मजी में जोड़ों में मौजूद दो लक्षण या एलील अलग अलग होते हैं, यानी कि एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। ये लक्षण एक दूसरे की अभिव्यक्ति को छिपा देंगे। अंततः प्रभावी लक्षण अपनी अभिव्यक्ति करता है, किंतु अप्रभावी लक्षण बिना अभिव्यक्ति के ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। यह अप्रभावी लक्षण अपने आप को केवल समयुग्मजरी स्थिति में ही व्यक्त कर पाएगा, यानी जहां पे एक जैसे लक्षण हो वहीं पे ही ये अपने आप को दर्शा पाएगा बच्चों। अब बात करें अगर प्रभावी लक्षण की, तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, यानी F1 पीढ़ी जो पहली पीढ़ी होती है उसमें अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि उदाहरणों क्या दिया इसमें, गोल बीज और बैंगनी रंग के फूल। ऐसे लक्षण प्रभावी लक्षण होते हैं बच्चों। और अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं? वह लक्षण जो प्रभावी एलील की स्थिति में छिप जाते हैं तथा अपने आप को केवल युग्मज समयुग्मज स्थिति में ही व्यक्त करते हैं, यानी एक जहां पे स्थिति वहां पे दिखाई देते हैं, वो कहलाते हैं कैसे? अप्रभावी लक्षण। जैसे कि झुर्रीदार बीज और सफेद रंग, यानी कि एक ही लक्षण होता है वहां पे। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों पृथक्करण के नियम के बारे में। तो पृथक्करण के नियम के बारे में क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम क्या है बच्चों? कि ये नियम ये बताता है कि युग्म के निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी या एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे कि प्रत्येक जो युग्म है केवल एक युग्म विकल्पी उपस्थिति में रहता है। मेंडल ने इस नियम को देखते हुए ये बात प्रतिपादित किया कि उन्होंने देखा कि दो विभिन्न लक्षण वाले मटर के पौधों में संकरण कराया तो F2 की संतति में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुए, और F1 का जब स्वपरागण कराया गया तो F2 में जो प्रभावी थे, जो अप्रभावी और अप्रभावी लक्षण थे, वो 3:1 की रेशियो में दिखाई देने लगे या प्रकट हो गए बच्चों। ठीक है। अब मेंडल के पृथक्करण नियम को दर्शाने के लिए क्या दिखाया गया है? ये क्रॉस दिखाया गया। उससे पहले जरा ऊपर वाला प्रयोग देख लेते हैं मेंडल का। तो मेंडल ने प्रयोग में क्या किया कि पैसम सेतम के क्रॉसिंग करते हुए का प्रयोग करते हुए मेंडल ने पैतृक लक्षण मिश्रित नहीं थे। उदाहरण के लिए एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे की संतति या लंबे या छोटे थी लेकिन ऊंचाई में मध्यम नहीं थे, ऐसे पौधों को लिया उन्होंने। इस तरह के अवलोकनों ने उन्हें अधिक शोध करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें विभिन्न विकल्पों या लक्षणों के वाले लगभग 30,000 पौधों के साथ कई प्रयोग किए। अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ नियम बनाए जो आनुवंशिकता और वंशानुक्रम के अध्ययन में महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण, यदि सफेद फूलों के समयुग्मजी पौधों का संकरण समयुग्मजी बैंगनी फूलों वाले पौधों के साथ किया जाता है तो ये F1 पीढ़ी में परिणामों में सभी पौधों में बैंगनी रंग के फूल प्राप्त होते हैं, परंतु जब इन्हीं का सहपरागण के बाद F2 जनरेशन बनाया जाता है तो पीढ़ी में 3/4 फूलों में बैंगनी जबकि 1/4 में सफेद फूल होते हैं, यानी कि ये 3:1 रेशो के रूप में दर्शाता है। जो कि हमारा कौन सा नियम बनता है बच्चों? ये वाले नियम की बात कर रहा है, उदाहरण की बात कर रहा है इसकी। ठीक है। अब अगर बात करें हम मेंडल के पृथक्करण के नियम के प्रभाव को दिखाने के लिए, तो उसमें ये क्रॉस दिखाता है बच्चों उसे कि पैतृक पीढ़ी में क्या किया उसने, 2 गुण लिए ये वाले। ठीक है। F1 पीढ़ी में उसे ये प्राप्त हुआ।
लेकिन जब द्वितीय पीढ़ी आई तो उसने 3:1 3/1 के रेशो में ये इसको प्राप्त हुआ। अब जेनेटिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो इस तरह का होगा कुछ, यानी कि दिखाई जो दे रहा है वो जेनेटिक रेशो होगा बच्चों, वो फिर जो दिखाई दे रहा है वो फिनोटाइपिक रेशो होगा आपका, और जो आपका जेनेटिक्स के हिसाब से वो जेनेटिक रेशो है, ये वाला रेशो होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, प्रभावी और अप्रभावी युग्म विकल्पी क्या है? तो सीधी अगर भाषा में बात करें तो वह लक्षण जो F1 में दिख जाते हैं वो प्रभावी और जो नहीं दिखते वो अप्रभावी। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर 1 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथक्करण के नियम को दर्शाने वाले एक संकर क्रॉस का एक रेखा चित्र खींचिए। तो ये वाला है, आपको पूरा पूरा बनाना बच्चों। ये आंसर 2 है आपका। फिर है विषम युग्मनजी की परिभाषा दीजिए। तो बेसिक अगर वे में कहें तो एक साथ जब हम दो लक्षणों को लेते हैं, यानी मेंडल के नियम के अनुसार अगर एक विषमजी की बात हम करें तो जब एक जोड़े में मौजूद दो लक्षण या एलील को अलग अलग होते हैं लेकिन एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है, उन्हें हम एक साथ ले लेते हैं तो हम कहते हैं विषम युग्मनजी। ठीक है बच्चों, ये आंसर है आपका। क्या कहता है बच्चों, एक लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है लेकिन व्यक्त नहीं होता, उदाहरण सहित कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें आप ये वाला लक्षण ले सकते हैं कि F1 में वो दिख रहा है, F2 में F1 में नहीं दिख रहा है, F2 में दिख रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अच्छा बच्चों, ये है प्रश्न नंबर 5। लंबे और बौने मटर के पौधों के बीच एक क्रॉस की गणना कीजिए करें। यदि लंबा T और T प्रभावी बौना T पर प्रभावी है तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप का पता क्या होगा? तो करना क्या है बच्चों, आपको इसी क्रॉस में यहाँ पे कैपिटल T लेना और यहाँ पे स्मॉल t लेना। तो जब आप इस क्रॉस को पूरा करेंगे तो आखिरी में आपको मिलेगा ये सेम रेशो जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आंसर 5 है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।